नहीं, तुम्हारा कितने में होगा? तो एक पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा। मैप बहुत इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, तो मैप है, ये मैंने लैटिट्यूड मार्क कर रखा है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी हम हैं शुभम राय सर के साथ, जो कि 2018 के यूपीपीएससी रिजल्ट में एक्साइज इंस्पेक्टर के पद पर 13वीं रैंक के साथ सेलेक्ट हुए थे। तो आज भैया का रूम टूर कराएंगे कि भैया यहाँ मुखर्जी नगर में रहकर किस तरीके से प्रिपरेशन करते थे, उनका क्या टाइम टेबल था, क्या स्ट्रेटजी थी और क्या मोटिवेशन रहा। और भैया ने काफ़ी कम टाइम में अपनी प्रिपरेशन के दौरान सफलता हासिल कर ली थी, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम शुभम राय है और मैं यूपीपीएससी 2018 में एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्टेड हूँ। और यहाँ मैं आपको अपने रूम का टूर कराता हूँ। ये देखिए, ये मेरा टेबल है जिस पे मतलब पूजा के लिए ये ऊपर बना रखा है, और नीचे बुक और जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें होती हैं वो हैं। और ये मेरा बुक सेल्फ है जिसमें बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं, जो कि सबके रूम में होती हैं। बहुत सारी किताबें होती हैं, प्रिपरेशन टाइम में हम यूज़ करते हैं। और बाकी ये कपड़े रखे हुए हैं, कपड़े सब स्टूडेंट के रूम में होते हैं, तो ये यहाँ पे टांगने के लिए है। ये बेड है। और फिर इधर मैं ज्योग्राफी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो मैप बहुत इम्पॉर्टेंट है ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए। तो मैप है, ये मैंने लैटिट्यूड मार्क कर रखा है और इस पे बहुत सारे मतलब जो हाईलाइट कर रखे हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ये मेरा टेबल है और इस पे मैं पढ़ता था। और यूजुअली मैं रूम में कम स्टडी किया हूँ, ज़्यादा टाइम मेरा लाइब्रेरी में बीता है, बट फिर भी अगर कभी रूम में पढ़ने का मन किया तो रूम में टेबल पे यहाँ पे भी बैठ के पढ़ता था मैं। बाकी इंडिया का मैप है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ज्योग्राफी ऑप्शनल में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपको इंडिया के मैप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और ये मेरे नोट्स हैं कुछ, जैसे ये मेरा जैसे जीएस पेपर 3 के लिए मैं प्रैक्टिस करता था, तो ये मैंने सिलेबस लिख रखा है, पॉइंट वाइज सारे सिलेबस लिख रखे हैं। और फिर यहाँ से मैं क्वेश्चन लिखता था और उसकी प्रैक्टिस करता था। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस मैंने की है। ये उस समय जब मेंस देना था मुझे, तो उस समय मैंने क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस किए हैं। हाय दोस्तों, अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए अपेयर हो रहे हो तो आपके लिए खुशखबरी। प्रेप आईएएस ने एक कोर्स लॉन्च किया है फॉर प्रीलिम्स 2021 के लिए, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कोर्सेज के वीडियो लेक्चर यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। ये कोर्सेज टॉप फैकल्टी के द्वारा क्रिएट किए जा रहे हैं, जो कि 13 टाइम मेंस, मोर देन 7 टाइम इंटरव्यू के लिए अपेयर हुए हैं। इन कोर्सेज में डाउट सेशन एंड फ्री नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ 5 हाई क्वालिटी मॉक टेस्ट भी रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को बिल्कुल फ्री में दिए जाएंगे। साथ ही इसकी एक और खासियत है कोर्स की, ये कोर्स बिल्कुल शॉर्ट एंड क्रिप्स वे में संपूर्ण या कंप्लीट प्रीलिम सिलेबस को कवर किया गया है। तो दोस्तों, इन कोर्सेज को अवेल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करना होगा। आपको प्रेप आईएएस की टीम रीच आउट करेगी। क्लासेस प्रेप आईएएस यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है बिल्कुल फ्री में। एंड फिर से मैं ये बता दूं, ये कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, वो भी यूट्यूब पर। सो आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या रहा? मैंने 2013 में 12th पास किया है केंद्रीय विद्यालय मऊ से। वहाँ से ही मतलब मेरा होम टाउन है मऊ में। उसके बाद 2013 में पास करने के बाद तो अच्छे मार्क्स थे मेरे 12th में, तो इसलिए मुझे हंसराज कॉलेज में बीएससी ऑनर्स जियोलॉजी में एडमिशन मिल गया। तो 2016 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद 17 और 18 में बीटीसी मैंने किया है अपने होम टाउन से ही। कुछ कारण थे जिस वजह से मुझे घर जाना पड़ा, दिल्ली छोड़ना पड़ा था। पर वहाँ जाने के बाद मैंने स्टार्टिंग प्रिपरेशन की स्टार्टिंग कर दी थी साथ में ही ग्रेजुएशन करने के बाद। तो 2018 का पीसीएस का फॉर्म भरा, 17 का भी मैंने दिया था, 18 का 17 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, जिसमें मैं इंटरव्यू कॉल मेरा 10 मार्क्स से रुक गया था। ओके। और फिर उसके बाद 18 में मैंने और मेहनत की, फिर 18 का मेंस देने मैं दिल्ली वापस आ गया था कंप्लीट होने के बाद बीटीसी। तो मेरे पास 1 साल का टाइम था
अराउंड 10 मंथ का टाइम था मेरे पास दिल्ली आने, दोबारा जब मैं दिल्ली आया तो उस ड्यूरेशन में मैंने प्रिपरेशन की और फिर 18 PCS में मेरा सिलेक्शन हुआ, एक्साइज इंस्पेक्टर के पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। ओके, सो सर आपको कब लगा कि आपको यूपी PCS या UPSC जैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहिए, या फिर यूँ कहें कि आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला? देखिए, हम लोग पूर्वांचल से हैं, तो पूर्वांचल में हर घर में सपना होता है कि आपको बचपन से ही बताते हैं कि आप IAS बनना है, आपको PCS बनना है, तो वहाँ क्रेज़ है, फैमिली को अच्छा लगता है, सबका सपना होता है कि आप IAS बने, PCS बने। तो वो शुरू से ही चीज़ें थी, मतलब जानते थे, शुरू से ही सुनने में, बचपन से ही सुनने में आता था कि IAS PCS, तो सबका सपना था। और फैमिली में मतलब आपको बैकअप भी होता है, लोगों की इच्छा होती है, तो आप पढ़ते रहते हैं। फिर आप अगर अच्छे स्टूडेंट अगर आप हैं तो ऑब्वियसली आपके दिमाग में वो बातें चलती हैं कि यार अच्छे स्टूडेंट अगर ये कर सकते हैं। तो मुझे भी शुरू से ही मेरा मतलब 11-12 में था, तब से ही मेरा मन था कि मैं मतलब सिविल की प्रिपरेशन करूँगा, ऐसा मन बना रखा था मैंने। इसलिए मैंने इंजीनियरिंग भी नहीं की थी, तो इसीलिए मैंने शुरू से ही मेरा मतलब 11-12 में जाने के बाद मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है। ओके, सो जब आप मुखर्जी नगर के इस एरिया में रहने के लिए आए, जब आपने बोला कि 10 महीने बचा था, तो वो फर्स्ट टाइम आए थे, जब आपको कैसा फील हो रहा था? क्योंकि आप हंसराज कॉलेज से भी पढ़े हो, तो आपके लिए एक नई जगह तो नहीं होगी, फिर भी आपको क्या लगा कि अब मैं अपना जो गोल है कितने टाइम में अचीव कर लूँगा? देखिए, 2 अलग अलग फेजेस थे दिल्ली में मेरे। एक ग्रेजुएशन करते समय का अलग फेज़ था और प्रिपरेशन का अलग फेज़ था। जब आप ग्रेजुएशन में आते हैं तो आप दूसरी चीज़ें सीखने आते हैं, मतलब आप ग्रेजुएशन पे फोकस करते हैं, अपनी पर्सनालिटी पे, डेवलपमेंट पे वर्क करते हैं। तो एक्सपोजर, तो मैं एक छोटे शहर से हूँ, तो वहाँ पे क्या है, आपको एक्सपोजर उतना नहीं मिला। तो दिल्ली आए तो बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। मतलब कॉलेज में हम लोग आए तो बहुत सारे, जैसे प्रेजेंटेशन, कभी स्टेज फियर जो होता है वो बहुत ज़्यादा था, कभी स्कूल में भी स्टेज पे नहीं गए थे, बट यहाँ आए फर्स्ट ईयर में आते ही, फर्स्ट सेमेस्टर में ही तुरंत प्रेजेंटेशन के लिए बोल दिया गया। तो उस समय थोड़ा डर लगता था, तो बट धीरे धीरे चीज़ें, मतलब बहुत कुछ सीखने को मिला कॉलेज में। तो वहाँ पे स्टेज फियर ख़त्म हुआ। फिर धीरे धीरे सोसाइटी बहुत सारी हैं कॉलेजेस में, आपको पता ही होगा। बिल्कुल, मैं हंसराज से हूँ। हाँ, तो मुझे बिल्कुल, आप हंसराज से हैं, आप मेरे जूनियर हैं, बहुत अच्छा लगा। तो आपको पता ही है कि वहाँ बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं, तो बहुत सारी हरितिमा सोसाइटी है, NSS ज्वाइन किया था मैंने, तो ये सब सोसाइटीज़ थी। तो इसमें हम लोग मतलब कुछ ना कुछ बहुत सब चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमको। बाकी क्विज सोसाइटी थी, तो क्विज़ के लिए भी कुछ सोसाइटी में भी मैं रहा, तो बहुत सारे जो नॉर्थ कैंपस में कॉलेजेस है, वहाँ जा के हम लोग क्विज़ में पार्टिसिपेट करते रहते थे। तो था वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, और हमारे साथ जो स्टूडेंट थे वो भी ऐसे थे कि साथ में बहुत अच्छा ग्रुप हो गया था। तो सारे अच्छे स्टूडेंट थे, तो काफ़ी मोटिवेशन रहता था, और एक कंपटीशन लेवल अच्छा है यहाँ पे, तो वो शुरू से ही मोटिवेशन का काम किया और अच्छा था। सेकंड फेज़ मेरा दिल्ली का तब था जब आप एकदम प्रिपरेशन के लिए आ रहे हैं। उस समय आप डेवलपमेंट के बारे में कम, अपने सिलेक्शन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ऑब्वियसली जब आप सिलेक्शन का सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक डर बन जाता है, यार मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा। तो वो ऑब्वियसली मेरे दिमाग में था कि कितना टाइम लगेगा। तो जब मैं आया तो मैं प्री निकल चुका था, मेरा मेंस के प्रिपरेशन के लिए मैं दिल्ली आया था दोबारा। तो उस समय मेरे पास टाइम काफ़ी कम था, अराउंड 8 to 10 मंथ थे, और मेरा मेंस अक्टूबर में होने वाला था, और मैं यहाँ अप्रैल में शिफ्ट किया था। तो अप्रैल से मेरे पास 6-7 महीना जो भी थे, तो उस समय मैंने प्रिपरेशन शुरू की। 17 का मेंस मैं ऑलरेडी दे रखा था PCS का, बट सिलेबस चेंज हो गया था। 18 में सिलेबस चेंज हो चुका था, GS के पेपर आ गए थे सब्जेक्टिव, तो वहाँ पे सिलेबस चेंज होने की वजह से मुझे नया तरीके से प्रिपरेशन करनी थी। बाकी एक प्लस पॉइंट मेरे साथ ये था कि मैं ऑप्शनल ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुका था, तो ऑप्शनल मेरा था, तो मुझे GS पे ज़्यादा फोकस करना था। तो इसलिए ऐसा नहीं था कि बिल्कुल उसी 6 महीने में सारा सब्जेक्ट तैयार करना था, ऐसा नहीं था। 4 पेपर ऑलरेडी मेरे प्रिपेयर थे, और मेरा मेन सिर्फ 10 मार्क्स से रुका था इंटरव्यू कॉल। तो एक था कि हाँ, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो गया था। तो मुझे ये था कि अब अगर करेंगे अपने आप को, हाँ हो जाएगा। तो उसके लिए मैंने GS की प्रिपरेशन की, और बाकी ऑप्शनल मेरा प्रिपेयर था, तो उसके बाद सब कुछ पॉजिटिव रहा। ओके, सो सर अगर देखा जाए, जैसे एक्साइज इंस्पेक्टर एक बहुत बड़ा पद हो जाता है, बहुत बड़ा नाम हो जाता है, जब आप उसकी फाइनल लिस्ट में आए तो उस टाइम आपका रिएक्शन कहें, या आपकी फैमिली वाले या आपके फ्रेंड्स, वो किस तरीके का फीलिंग्स या रिएक्शन था सर? देखिए, खुशी तो सबको बहुत होती है,
और स्पेशली तब जब आप अभी क्या था, मेरा प्रिपरेशन का वो स्टार्टिंग फेज था, तो बहुत लोगों को बिलीव नहीं हुआ। मतलब बहुत लोग दिमाग में बैठाते हैं कि एक आप सुने होंगे बहुत सारी चीज़ें कि यहाँ पे लोगों को डराया भी जाता है कि नहीं तुम्हारा कितने में होगा, तो एक पंचवर्षीय योजना आपने सुना होगा कि एक पंचवर्षीय योजना लगती है, 2 पंचवर्षीय योजना लगती है, तो वो फियर था दिमाग में। बट ठीक है, जल्दी हुआ तो सबको अच्छा लगा कि मतलब काफ़ी कम टाइम में हुआ। मेरा सेकेंड अटेम्प्ट ही था, तो मतलब काफ़ी खुशी थी सबको। बाकी पोस्ट के लिए मैं और कोशिश करूंगा कि मेरी पोस्ट और इम्प्रूव हो पाए और ऊपर जा पाऊँ मैं। अभी आप और यूपीएससी वगैरह के लिए ट्राई करें? बिल्कुल बिल्कुल, अभी प्रिपरेशन मेरी चलेगी अभी, और मैं ऊपर जाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। ओके, सो सर अभी आप सिलेक्टेड हो गए हो जैसा कि एक्साइज इंस्पेक्टर के लिए, तो अब सर आप किस तरीके से इस पोस्ट को आगे लेकर चलोगे, या क्या काम इसमें डेवलपमेंट के करना चाहोगे, या इसमें क्या काम करना होता है बेसिकली देखा जाए सर? देखिए, एक्साइज इंस्पेक्टर या इसको आबकारी निरीक्षक बोलते हैं, तो यूपी में आपको जितनी ये आपके दारू की दुकानें हैं या फिर जितने बियर शॉप है, वाइन शॉप है, वहाँ पे आपको देखना होता है कि जो ओवर प्राइसिंग ना हो, ओवर स्टॉक ना हो, और नकली दारू आप सुने होंगे, अभी पंचायत इलेक्शन में चल रहा है तो बहुत सारे आप सुने होंगे कि मतलब नकली दारू पीने से लोगों की मृत्यु हो जाती है बहुत सारे। तो हमें यही देखना रहता है बेसिकली कि कुछ इस तरह के काम आपके एरिया में ना हो, बाकी ज्वाइनिंग होने के बाद और बाकी चीज़ों में पता चलेगी, और जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसको अच्छे से निभाने की कोशिश करूँगा। तो सर आपने पहले ही बताया कि आप कम टाइम में सिलेक्ट हो गए हो, तो सर ऐसे कौन से पॉइंट थे जो कि आपको इस सिलेक्शन देने में सपोर्ट किया है, या फिर ऐसे कौन से लोग थे या कौन से ऐसे कंटेंट होते हैं जो आपको सपोर्ट किया सर? देखिए, जब मैं यहाँ आया दिल्ली में सेकेंड फेज़ में जब मैं आया यहाँ, तो मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन की, ठीक है। तो फिर वहाँ पे अच्छा एक छोटा ग्रुप बन गया था मेरा। तो ग्रुप में मुझे सीनियर एक थे मेरे, धनंजय भाई थे, तो जो अभी आरओ में सेलेक्ट हुए हैं 15 रैंक के साथ, तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। और भैया का बहुत सपोर्ट रहा इन द सेंस कि बहुत सारे लोग आपको यहाँ डराएंगे, बहुत सारे सीनियर्स ऐसे होते हैं जो आपको डराते हैं, जो आपको मैंने बताया कि पंचवर्षीय योजना ये, बट उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया, बताया ऐसा कि देखो शुभम, ऐसा नहीं है। मैं भी एक उनके कांटेक्ट में 1-2 लोग थे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किए थे या सेकेंड अटेम्प्ट में, तो उन्होंने मोटिवेट किया। बाकी मेरे कॉलेज से भी बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकाल रहे हैं। तो फिर जब आपको लगता है कि यार आपके साथ पढ़ने वाले लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकेंड अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं, तो आप क्यों नहीं निकाल सकते? तो होता है, आप निगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को लेके चलिए, और बाकी कुछ स्ट्रेटजी होती है जो आपको फॉलो करनी बहुत ज़रूरी होती है अगर आपको कम टाइम में क्लियर करना है तो वो स्ट्रेटजी कुछ मैंने फॉलो की थी। ओके, सो सर आपके टाइम टेबल की बात करें, क्योंकि आपने एक यूनिक टाइम टेबल बनाया ही होगा या स्ट्रेटजी, तो उसको ज़रूर शेयर करें सर। देखिए, सबका अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। मेरा ये मानना है कि आपकी स्ट्रेटजी कुछ और होगी, किसी और सेलेक्टेड की कुछ और हो सकती है, मेरी कुछ और हो सकती है। स्ट्रेटजी मैटर नहीं करती है कि किसकी क्या है, फाइनली आपका रिजल्ट मैटर करता है। अगर आपका रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो आपकी स्ट्रेटजी को पॉजिटिव बोल देते हैं, और आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो आपकी स्ट्रेटजी को रॉन्ग बोलते हैं। तो रिजल्ट मैटर करता है, स्ट्रेटजी आपकी अपनी खुद की होती है। मेरे खुद का टाइम टेबल था, जैसे फॉर एग्जांपल आपको बता दूं कि मैं सुबह नहीं पढ़ सकता, मुझे ये चीज़ पता थी कि मैं सुबह नहीं पढ़ सकता हूँ, तो मैं लेट नाइट स्टडी करता था। और बहुत सारे लोग आप सुनेंगे, जो बहुत सारे सेलेक्टेड लोग हैं, उनको सुबह पढ़ने की आदत है। तो मेरा क्या था, मैं लेट नाइट मतलब लाइब्रेरी से मैं 2-3 बजे तक पढ़ता था। फिर एक्चुअली लाइब्रेरी का ताला भी मैं बंद करके जाता था। यहाँ पे जिस लाइब्रेरी में पढ़ता था, उस लाइब्रेरी का रात को ताला मैं ही, उसने लाइब्रेरी के ओनर ने मुझे चाबी दे रखी थी, तो मतलब ताला मैं ही बंद करके जाता था। और सुबह मैं लेट उठता था, मतलब ऑब्वियसली रात को आप लेट तक पढ़ेंगे तो मैं सुबह 11 बजे के अराउंड लाइब्रेरी पहुँच जाता था, और बाकी का मेरा टाइम जो है मोस्ट ऑफ द टाइम लाइब्रेरी में ही बीतता था। हाँ, बीच में आप गैप लेते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कंटिन्यूसली कोई नहीं पढ़ सकता है, तो वैसे गैप सब लोग लेते हैं, तो मैं भी गैप लेता था। जो मेरा ग्रुप था, तो हम लोग साथ में चाय पीना, खाना खाना सब साथ में होता था, बाकी पढ़ाई करना। तो आप कोई ग्रुप जो होता है उसमें आपको फ़ायदा मिलता है। आप ऐसा ग्रुप बनाएं जो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, घूम फिर भी रहे हैं, तो एक पॉजिटिव चीज़ें हों और आप कुछ सीखें अपने ग्रुप से। जी सर। तो ग्रुप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे। ओके, सो सर आपको मुखर्जी नगर खास तौर पे बात की जाए तो वो किस तरीके से सपोर्टिव रहा इस जर्नी में, आप अभी सफल कैंडिडेट्स हो?
देखिए, आपको मक्का मदीना आपने सुना ही होगा। जी तो सर। यूपीएससी का ये जो है मक्का मदीना, ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर, ये मक्का मदीना बोलते हैं। तो ऑब्वियसली जब यहाँ आप आते हैं तो सबसे पॉजिटिव चीज़ ये है कि आपके चारों तरफ सिर्फ आपको आपका टारगेट दिखता है। मतलब आप अगर सर भी उठाओगे तो आपको पोस्टर पे IAS PCS लिखा हुआ दिखता है, तो आपको हमेशा याद दिलाता है कि आप यहाँ क्या करने आए हैं। तो सबसे बड़ी बात ये है यहाँ पे रहने की कि आपको हमेशा याद रहता है कि आप यहाँ करने क्या आए हैं। तो वो चीज़ बहुत यहाँ पे मतलब है पॉजिटिव है। बाकी मैंने जब 2017 PCS का दिया था तो मैं घर पे ही था, अपने घर पे ही प्रिपरेशन की। जब मैं BTC कर रहा था तो साथ में किया। तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ आना ज़रूरी है। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं तो आप कहीं से भी रह के प्रिपरेशन कर सकते हैं। बट अगर आप एक कंपटीशन में आपको यहाँ आते हैं तो थोड़ा और भी चीज़ें आप सीखते हैं। मतलब आपके साथ वाले लोग आपको कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। ओके सो सर, जैसा कि आपने तो यहाँ से किया प्रिपरेशन, बट अभी आपने थोड़ा बहुत बता दिया है कि जो वहाँ से दिल्ली में नहीं आ सकते, तो सर वो किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें, क्योंकि हर किसी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि वो दिल्ली आकर प्रिपरेशन करें। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत सही बात बोली है। ये बहुत सारे लोगों की मजबूरी है कि वो दिल्ली नहीं आ सकते। अभी कोविड का भी टाइम है तो लोग डर भी रहे हैं। तो आप अपने घर से बैठ के पढ़ सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि मैं बहुत सारे टॉपर्स के मैं इंटरव्यू देखता था, तो बहुत सारे टॉपर्स को मैंने देखा है वो लोग अपने होम टाउन से प्रिपेयर किए हैं। तो आपको एक्चुअली आपको क्यों आना चाहते हैं आप दिल्ली? आपका मेन इम्पोर्टेंट क्या है दिल्ली आने का? जी सर। कि आप मोटिवेटेड चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, गाइड लेना चाहते हैं कि आखिर प्रिपरेशन करनी कैसे है। यस सर। तो अगर वो मोटिवेशन या वो गाइड आपको घर बैठे मिल जाए तो आपको दिल्ली आने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर आपको गाइडेंस घर पे मिल जा रहा है और यूट्यूब चैनल इतने सारे हैं, तो आप जैसे आपका भी यूट्यूब चैनल है तो आपके यूट्यूब चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस मैंने देखे हैं। तो उसमें भी आप मतलब आप सेलेक्टेड लोगों के वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे प्रिपरेशन करना है। तो इतना ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दिल्ली आएंगे तो ही आप करेंगे। आप अपने घर पे भी रह के बस आपको गाइडेंस चाहिए होता है। जी सर। तो अगर गाइडेंस आपको कहीं से भी मिले, आपको यूट्यूब से मिले, किसी एरिया में रहने से मिले, किसी कोचिंग से मिले या आपके परिवार में किसी से मिले, आपको बस गाइडेंस मिल जाएगा तो आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। जी सर। सो जैसे कि सभी ऑडियंस को पता ही होगा, मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को, कि मैंने जो मुखर्जी नगर की लाइफ है या जो जिस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं तो ऑलमोस्ट मैंने आपको आप तक पहुंचाई है। तो अगर आप घर पर भी रह के प्रिपरेशन करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम होनी चाहिए, क्योंकि आजकल तो डिजिटल ज़माना है। सो भैया, जो नए एस्पिरेंट हैं जो कि आपकी तरह प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा सर? देखिए, मैं न्यू एस्पिरेंट को ये बोलना चाहूँगा कि सबकी अपनी जर्नी होती है और सबसे ज़रूरी क्या होता है कि आप किससे कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर आप किसी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, आपको लगता है कि ये हमारी ही तरह नॉर्मल इंसान, नॉर्मल शहर से आके, अब बहुत लोगों का फियर होता है कि वो छोटे शहर से आ रहे हैं तो वो कभी IAS PCS नहीं बन सकते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि मैं खुद छोटे शहर से हूँ और जब मैं दिल्ली आया था तो मैं बहुत डरा था। मतलब मुझे ये लगता था कि जो लोग मेरे साथ आए थे तो मुझे लगता था कि उनका लेवल ऑलरेडी बहुत ऊपर है, मैं उनको कैसे कॉम्पीट कर पाऊंगा। बट अगर आपके पास हिम्मत है और आप पेशेंस के साथ अगर आप लगातार कंटिन्यूअसली वर्क कर रहे हैं तो आप जरूर बराबर पे आएंगे और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आप सबको पीछे छोड़ते हुए आप आगे बढ़ जाएंगे। जी सर। सो सर, अगर बात की जाए जैसे कि नोट्स मेकिंग हो गया प्रिपरेशन के दौरान, और अगर बात करें कोचिंग वगैरह की, तो इनका सबका रोल किस तरीके से होता है सर प्रिपरेशन में? देखिए, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि सबकी अपनी स्ट्रेटजी होती है, सब अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलते हैं। मैंने कभी कोचिंग नहीं की, मतलब UPSC या PCS के लिए मैंने कभी कोचिंग नहीं की है और मैं सेल्फ स्टडी में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। एक्चुअली मैं जब कॉलेज में था तो मैं थोड़ा थोड़ा पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो मतलब जो बेसिक बुक्स होती हैं वो मैं ग्रेजुएशन से ही पढ़ने स्टार्ट कर दिया था। तो जब मैं कोचिंग में 1-2 बार डेमो लेने गया तो मुझे बड़ा बोरिंग होता था वहाँ। तो मुझे लगता था ये 2.5-3 घंटा मेरे लिए वेस्ट जा रहा है और मुझे अच्छा नहीं लगता था। मतलब एक होता है कि आप कहीं जा रहे हैं तो मोटिवेटेड फील करें या कुछ नया सीखने को मिले। ऑब्वियसली नया सीखने को मिलता है, बट यहाँ सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए। अगर आप 2.5 घंटे की कोचिंग करके और आप नई चीज़ सिर्फ आधे घंटे की चीज़ सीख रहे हैं तो वहाँ आपका 2 घंटा वेस्ट जा रहा है।
तो आप अपनी अगर आपको सच में कोचिंग में फ़ायदा हो रहा है तो आप ज़रूर करिए कोचिंग, मैं मना नहीं करूँगा। बट अगर आपको लगता है कि आपका कोचिंग में वेस्ट हो रहा है तो बिना कोचिंग के बहुत सारे लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हैं और मैंने भी किया है। इसलिए मैं उसका कोई फेवर नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तो ही होंगे, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। जी सर। सो सर नोट्स मेकिंग की थोड़ा सा बता दीजिए, नोट्स मेकिंग किस तरीके से? देखिए, नोट्स के लिए मैं क्या करता था कि मैं A4 साइज़ के पेपर को यूज़ करता था। बाकी आपको मैंने ये कॉपी दिखाई, इसमें मैं आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करता था। और मैंने 2018 के लिए एक चीज़ अलग की थी, वो ये था कि मैं एवरनोट का, बहुत सारे लोग एवरनोट यूज़ करते हैं, तो ऑनलाइन नोट्स मैं बनाता था, जिससे बहुत फ़ायदा हुआ मुझे, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। इससे क्या हुआ, एवरनोट में आप नोट्स बनाते हैं, आपको कोई नई चीज़ मिलती है तो आप इंक्लूड कर देते हैं, उसमें नई चीज़ इंक्लूड करते हैं। अगर कोई चीज़, जैसे मान लीजिए आपको कोई चीज़ इंडो नेपाल रिलेशनशिप के बारे में आपको कोई नई चीज़ पता चली, आपने नोट कर लिया, और आपको पता है एग्ज़ाम प्रोसेस इतना लंबा है कि आपको क्या पता क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में होंगे कि सेकंड में होंगे कि थर्ड में होंगे। तो मान लीजिए आप इंडो नेपाल पे 2018 में कोई चीज़ लिख रहे हैं, बट आप एग्ज़ाम देने 2019 में जा रहे हैं, तो वो चीज़ पुरानी हो जाएगी। तो अगर आप A4 साइज़ पे बना रहे हैं नोट्स, तो आप उसमें कट करेंगे, या फिर आप क्या होगा कि आपका नोट्स बहुत बल्कि हो जाता है, तो आपको जितना बल्कि नोट्स होता है आप रिवीजन करने में भी डरते हैं। अगर आप ऑनलाइन नोट्स बनाते हैं तो फ़ायदा ये है कि आप जो चीज़ आपको रिलेवेंट नहीं लगती है उसको आप डिलीट कर दीजिए। जी सर। और जो नई चीज़ आपको मिली वो आप ऐड ऑन करते चले जाइए। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। ऊपर से आप एवरनोट में सर्च ऑप्शन जो दे रखा है, तो आप अगर नोट से आप भूल गए हैं कि आपने कहाँ क्या चीज़ लिखी है, आपको छोटी सी लाइन भी याद है, आप सर्च में जाके उस चीज़ को लिखेंगे तो आपको आसानी से आप नोट्स पे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि आप ऑनलाइन नोट्स बनाने में आपको ये फ़ायदा हो जाता है। ओके, सो सर लास्ट में मैंने कोई ऐसी बात नहीं पूछी हो या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया हो जो आप शेयर करना चाह रहे हो स्टूडेंट्स के साथ, तो प्लीज़ सर करिए। देखिए, मुझे एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं इस प्रिपरेशन में आया तो एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपके इनर मोटिवेशन। अगर आप इंटरनली मोटिवेटेड नहीं हैं तो आपके लिए एक्सटर्नल मोटिवेशन आपके लिए ज़्यादा दिन वर्क नहीं करता है। राइट सर। तो अगर आप एक्सटर्नल मोटिवेटेड हैं, पैसा और ये सब चीज़ें देख के, आपको इंटरनली आप मोटिवेटेड नहीं है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोग मजबूरी में कर रहे हैं कि ये कर रहा है प्रिपरेशन यूपीएससी की तो मैं भी करूँगा, तो ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर देखिए बहुत सारी फील्ड है, आपको जहाँ आप अच्छा कर सकते हैं आप वहाँ जाइए। तो इनर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा मेरा इनर मोटिवेशन जो मेरे को हमेशा खींचा इस तरफ, तो वो था मेरे लिए वर्दी का क्रेज़ बहुत ज़्यादा था। मतलब मैं जब से 11th-12th में गया, ग्रेजुएशन में, तो मुझे सिर्फ ये था कि मुझे वर्दी पहननी है। तो वर्दी जो है, मैं कभी भी वो मुझे बहुत मोटिवेट की। तो अगर मैं कभी डीमोटिवेटेड फील करता था, मुझे लगता था कि मुझसे होगा या नहीं होगा, तो मैं सिर्फ ये सोचता था कि यार जिस दिन मैं वर्दी पहनूंगा उस दिन मुझे कितनी खुशी मिलेगी। तो वो जो खुशी है वो मुझे हमेशा खींचती थी। तो मतलब मैं अगर डीमोटिवेटेड भी हूँ तो वो एक चार्म था मेरे लिए। तो मुझे बहुत मन था कि मैं वर्दी पहनूं, क्योंकि मेरे ननिहाल में जो मेरे मामा लोग हैं, तीनों लोग पुलिस विभाग में ही हैं। तो मतलब शुरू से आप देखते आ रहे हैं, तो एक नहीं होता है, आपको मोटिवेशन आपको घर में ही मिलने लगता है। तो वो क्या था कि वो वर्दी का क्रेज़ जो था वो मेरे साथ बचपन से जुड़ा था। तो इसलिए, और जब मैं प्रिपरेशन करता था तो वो मेरे लिए अट्रैक्शन थी, और मैं कुछ करना भी चाहता था तो अच्छा लगता था मुझे। तो इंटरनल मोटिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इंटरनली मोटिवेटेड रहते हैं आप, तो आप अपनी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप अपनी जर्नी को एंजॉय करते हैं। जी सर। तो अगर आप जर्नी को बर्डन ना बनाएं, अगर जर्नी को आप बर्डन ना बनाएं, तो आप इस प्रिपरेशन फेज़ को बहुत मज़े से निकलेगा आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आप बहुत सारी नई चीज़ों को सीखते हैं इस फेज़ में। तो नई चीज़ें पढ़ने में आपको मज़ा भी आता है, आपको पता नहीं चलता है कि कब आपने 8 घंटे 10 घंटे बिता दिए किताबों के साथ। जी सर। तो ऐसा होता है। बाकी आप पढ़ते पढ़ते अगर बोर भी होते हैं तो आप घूम लीजिए, ऐसे कुछ वो नहीं है कि आपको रेगुलर एकदम वो करना है। बाकी पढ़ते ज़रूर रहिए। अगर आप किसी दिन 10 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, 8 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, 2-3 घंटे पढ़ने का मन है तो ज़रूर पढ़िए, ज़रूर पढ़ाई मत छोड़िए, पढ़ाई में ब्रेक मत लाइए। बाकी अगर आप कंटिन्यूसली लगे हुए हैं
तो आपको मतलब सफलता ज़रूर मिलेगी। ओके तो गाइज आपने देखा कि सर ने एक एक पॉइंट को कितनी डिटेल में बताया, सर ने पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर किया और सर ने कितने कम टाइम में अपनी जर्नी को सक्सेस बनाया। और सर अभी आगे चाहते हैं कि वो यूपीएससी के थ्रू या आईएएस जैसे पद पर ज़रूर पहुँचें, तो सर इसके लिए भी अपना किस तरीके से प्रिपरेशन को लेकर चल रहे हैं उसको भी शेयर किया। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।